नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ये दूसरा लेक्चर है और जो हमारे हिंदी व्याकरण का कोर्स दोस्तों चल रहा है 30 दिन में हमने आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट आपको हिंदी व्याकरण का कोर्स कराना है, वो भी डिटेल्स में। तो आज हमारा ये हिंदी व्याकरण का जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। स्वरों के प्रकार, व्यंजनों को कितने भागों में कितने प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है और उच्चारण के दृष्टि से जो वर्णों का स्थान होता है, उच्चारण स्थान, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आज हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हिंदी डिटेल्स नोट्स पीडीएफ की मांग कर रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण की डिटेल्स ई बुक दोस्तों बनाई गई है आपके सिलेबस के अनुसार। और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी इस ई बुक में रखे गए हैं और प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस ई बुक को दोस्तों आप जरूर लें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कीजिए jardari-classes.in। कंप्लीट नोट्स आपको हिंदी के इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला से हमें पहले वर्ण समझना होता है कि वर्ण क्या है। वर्ण है यहाँ पे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। लेकिन देखो, भाषा को समझने के लिए भाषा का जो सार्थक इकाई होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों, वो होती है वाक्य, यानी जिससे हमें भाषा समझ में आती है। जैसे ये क्या है, ये पूरा अभी ये एक वाक्य है, मैंने वर्ण की आपको परिभाषा दी इस वाक्य के रूप में, तो आपको ये वर्ण की परिभाषा समझ में आई। लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्ण लिखता तो वर्ण का मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। तो वर्ण क्या है, एक शब्द है, अनेक शब्दों को मिलकर बनता है एक वाक्य, जो कि भाषा की सार्थक इकाई है। यानी वाक्य से ही हमें समझ में आता है कि अगला जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो बोल क्या रहा है। जब वो पूरा वाक्य बोल देता है, उससे हमें उसका अर्थ पता चलता है। कई शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। अब शब्द किससे मिलकर बनता है, तो वर्णों से मिलकर बनता है दोस्तों शब्द। तो वर्ण क्या है, वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन भाषा की जो आपकी सबसे छोटी, जो भाषा की सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई क्या है दोस्तों भाषा की, वो वाक्य है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो है आपका वर्ण। जब वर्ण मिलेंगे, जैसे ये भाषा लिखा है तो इसमें सा वर्ण है, भा इसमें वर्ण है, ये दो वर्ण मिले तो एक शब्द बना भाषा, और ये सारे शब्द इतने मिले तब जाके एक वाक्य बना, जिससे हमें वर्ण की परिभाषा समझ में आई। यानी भाषा का जो सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाता है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। अब इन वर्णों के हमें स्टडी करने के लिए, इन वर्णों की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि इन वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा, और वर्णों के इस व्यवस्थित समूह को हमने क्या कहा दोस्तों, वर्णमाला कहा। यानी वर्णों की जो माला है, जिस प्रकार फूलों की माला होती है, उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्ण आते हैं 52, जिसमें 39 क्या है दोस्तों व्यंजन है और 13 इसमें स्वर आते हैं। लेकिन अगर हम मूल वर्णों की बात करें, मूल वर्ण आते हैं 44, जिसमें 33 मूल व्यंजन है और 11 मूल स्वर है। अब कई लोग यहाँ पे, कई बुक्स में आपको 10 मूल स्वर मिले होंगे। 10 मूल स्वर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अक्सर देखने को मिला है कि जिस स्वर या जिस व्यंजन का या जिस वर्ण का प्रयोग कम देखने को मिलता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, उसका प्रयोग कम करने लग जाते हैं, और किताबों में भी उसका प्रयोग कम होने लगता है। तो उसी प्रकार का एक स्वर है यहाँ पे री, ये एक स्वर है, लेकिन अब इसका अक्सर प्रयोग में ये कम आता है, तो अधिकांशतः किताबों में इसका वर्णन अब देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको कई किताबों में हटाया गया है। इसीलिए जो मूल स्वर बताए गए हैं कई किताबों में, वो 10 भी बताए गए हैं। तो आपको देखना है एग्जाम के हिसाब से कि अगर ऑप्शन में 11 आता है तब तो आपको 11 करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 11 की जगह ना आकर वहां पे आ जाता है 10, तब आपको 10 मूल स्वर करने हैं, क्योंकि कई किताबों में री को मूल स्वर नहीं बताया गया है, री को वहां पे बताया ही नहीं गया है कि वो स्वर है। समझ गए आप? तो इसलिए कई बुक्स में यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10 मूल स्वरों के बारे में भी बुक्स में मिलता है, मतलब मूल स्वरों के बारे में कि कितने हैं मूल स्वर, 10 भी कहा गया है कई बुकों में। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे थे वर्ण, ठीक है। तो कुल वर्ण है 52, 39 व्यंजन है, लेकिन मूल जो व्यंजन है वो 33 है। अभी हम आगे जानेंगे कि ये जो आपके ये 6 एक्स्ट्रा व्यंजन है ये कौन कौन से हैं, और 33 क्यों है मूल व्यंजन और कुल व्यंजन क्यों है वैसे 39,
इसको जब हम व्यंजन पढ़ेंगे इसी वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखो वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो कुल यहाँ पे हो गए वर्ण 52 है, मूल वर्ण 44 है। अब हम स्वरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वर क्या है? तो देखो आ ई उ री ए ओ औ, तो ये 11 हो गए आपके मूल स्वर। 11 क्या हो गए? ये मूल स्वर हो गए। कई बुकों में री को हटाया गया है तो इसलिए वो 10 हो जाते हैं वहां पे। और ये जो दो है अंग और आह, इसे कहते हैं दोस्तों अयोगवाह स्वर। अब देखो जो अंग और आ है ये आते हैं स्वर और व्यंजन के बीच में, क्योंकि यहां तक हो गई ये स्वर, इसके बाद अंग आ और फिर का खा गा शुरू हो जाता है, यानी व्यंजन शुरू हो जाते हैं। तो जो अयोगवाह स्वर आते हैं वो कहाँ आते हैं दोस्तों? स्वरों और व्यंजनों के बीच में वर्णमाला में इनको रखा गया है। तो इनको अगर हम कुल स्वरों की बात करें, इनको भी स्वरों में ही रखा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः स्वर नहीं है। जो मूल स्वर है, मूल रूप से जो स्वर माने जाते हैं वो 11 ही माने जाते हैं। इनको अयोगवाह स्वर कहा जाता है दोस्तों। अंग और आह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह स्वर कहा जाता है। तो अगर दो इनको भी जोड़ा जाए तो 11 दो कितना हो जाए? कुल 13 हो गए स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी डेफिनेशन आगे हम जानेंगे और आगे हमने स्वरों के बारे में, स्वरों का अभी वर्गीकरण करना होगा, क्योंकि कोई इसमें संयुक्त स्वर है, कोई इसमें कई प्रकार के भी स्वर होते हैं दोस्तों। इनके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे, इनके उच्चारण स्थानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। व्यंजन, व्यंजन होते हैं कुल 39 और मूल रूप से आपको मैंने बता दिया है 33 व्यंजन है, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन क्या है अभी हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो 25 4 कितना हो गया आपका? 29 और 29 4 33 हो गए मूल व्यंजन। जबकि संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, ढ़ा और ढा। ढ़ा और ढा क्या होते हैं? ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन ये आपके 4 होते हैं, क्या होते हैं वो? अक्षा, तर्रा, ज्ञा, इस प्रकार के, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको आगे हम जानेंगे व्यंजन में। अक्षा, तर्रा, ज्ञा और सरा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और द्विगुण व्यंजन हो गए ढ़ा और ढा। अब देखो पहले हम स्वर के बारे में यहाँ पे काफी डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। यानी हमें इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पे विद एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। अगर आप आ बोल रहे हो तो आपको आ ही सुनाई दे रहा है, आ के सिवा कोई अन्य वर्ण सुनाई नहीं दे रहा है। आ के बाद क्या आपको सुनाई दे रहा है? जैसे आपने आ का उच्चारण कर लिया तो आ के बाद कोई का आ रहा है या कोई ई आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो कुल मिला के आ यहाँ पे क्या है दोस्तों? स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए आ क्या है? एक स्वर है, क्योंकि इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सिंपल था, ये तो आप समझते होंगे। तो स्वर कौन कौन है? आ ई उ री ए ओ औ और अंग आ, ये अयोगवाह स्वर कहलाते हैं, ठीक है, अयोगवाह स्वर। तो ये टोटली कितने हो गए? 13 है, जो कि कुल स्वर है, ठीक है। लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। इन स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। उच्चारण के आधार पर या मूल स्वर जिनको हम कहते हैं वो क्या है? 11 है। कौन कौन से? आ ई उ और कई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, री को कई बुकों में कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए मूल स्वर को कई बुकों में 10 लिखा गया है। और अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। अंग को कहा जाता है अनुस्वर और आह को कहा जाता है विसर्ग। अब आता है यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ह्रस्व स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो हर्ष स्वर है ये है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हर्ष स्वर। जैसे आ ई उ, आ ई उ, इनको बोलने में क्या लगता है? बिल्कुल कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, आ ई उ। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें कहते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ ए ओ और आओ। यहाँ पे हर्ष स्वर में री भी आ जाएगा, ठीक है, री। और प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। ओम, तो ओम में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी 2 से अधिक मात्राओं का जिसमें समय लगता है उसे कहते हैं दोस्तों प्लुत स्वर। तो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को। एग्जाम में अब देखो
एग्जामिनर क्या करने लग गया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि बताइए स्वरों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल सा है 3 आधार पर। इस प्रकार से भी आपको नोट करना है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हो गया उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्वरों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो एक तो आता है, ये भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर, जो मूल स्वर है जिनकी जो उत्पत्ति है वो बिल्कुल मतलब किसी अन्य स्वर के सहयोग से बने नहीं है, ये बिल्कुल मूल रूप है इनका। जैसे आ, ई, उ, री। आ किसी मतलब अगर हम 2 आ को जोड़ें, 2 आ को जोड़ते हैं तो क्या, 2 छोटे आ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो ये तो क्या है, ये तो इनके हेल्प से बना है, लेकिन ये क्या है, मूल रूप से ये नहीं है आ। तो इसे हम कहेंगे मूल स्वर। मूल स्वर आ, ई, उ, री। लेकिन संधि स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये मिलकर बना है आ और आ से, छोटे आ से मिलकर बन गया है बड़ा आ। दो छोटी ई से मिलकर बन गई है बड़ी ई। 2 छोटे ऊ से मिलकर बन गया है बड़ा ऊ। उसी प्रकार अब देखो ए, ऐ और औ, ये कैसे बने हैं, इनको, इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर में तो आते ही है ये, क्योंकि ये संधि के फलस्वरूप बने हैं। संधि का मतलब किसी स्वर को जोड़ के ये बने हैं। अब जो ए, ऐ, ओ, औ है, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। जैसे अगर हम बात करें ए, तो ये किस किस को मिलकर बनता है, तो आ या ई। ठीक है, आ के साथ यदि हम छोटा ई और बड़ा ई जोड़े, या बड़ा आ के साथ छोटा ई और बड़ा ई जोड़ते हैं तो वो बनता है दोस्तों ए। उसी प्रकार जो ऐ है, यदि हम आ या बड़ा आ के साथ ए को जोड़े, छोटे ए को, ठीक है, तो वो क्या बनता है दोस्तों, आई बनता है। तो कुल मिला के संयुक्त हो रहे हैं ना, इनका और इनका अगर हम इनको संयुक्त कर रहे हैं तब जाके ये बन रहा है, तो ये आपका संयुक्त स्वर कहलाया। उसी प्रकार औ कैसे बनता है, तो जब आ अथवा आ, इसको हम मिलाते हैं किसके साथ, उ अथवा उ के साथ, तो बनता है दोस्तों ओ। और औ कैसे बनता है, जब आ अथवा आ के साथ ओ को मिलाते हैं तो फिर औ बनता है। तो ये ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 क्या है दोस्तों, संयुक्त स्वर है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है स्वरों को। मूल स्वर कौन कौन से, मूल स्वर भी 4 है, आ, ई, उ, री। और संधि स्वर में आगे आपके 4 ये आगे संयुक्त स्वर और 3 ये अन्य आगे आ, ई, उ। तो 7 संधि स्वर आगे। और संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपके आगे दोस्तों 4 संयुक्त स्वर आ गए, ए, ऐ, ओ, औ। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको पता चल गया। अब आता है इंपॉर्टेंट उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वर कहां से निकलते हैं, उनका उच्चारण किस स्थान से होता है, इसमें आप लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन बड़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक मैंने ट्रिक बना रखी है जिसमें आप बड़ी आसानी से इनको आप कभी नहीं भूल पाओगे। कैसे, देखो यहाँ पे आप अपना अनुभव करो है, ये आपका गला है, यहाँ पे गले के देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये है गला, ठीक है, ये गला है। फिर यहाँ पे आता है तालु, आप अनुभव करो, यही ना ऊपर की ओर आओ, ठीक है, गले से ऊपर की ओर आओ तो यहाँ पे आप पड़ता है दोस्तों तालु। और फिर तालु से आगे आप जाते हो तो यहाँ पे आपके ओंठ पड़ते हैं, यहाँ पे लिख दो ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ या ओंठ आप लिख सकते हो, जो भी लिखो। तो देखो अनुभव करो, यहाँ से गले से ऊपर आए तालु, तालु से ऊपर आए ओष्ठ। अब यहाँ से आप स्वर लिखना लग जाओ, आ और आ, 2 आपने यहाँ पे लिख दिए, 2 ऊपर लिख दो, ई, ई, और 2 और ऊपर लिख दो, उ और उ। बड़ा सिंपल है, हो गया ना, याद के कंठ से निकल गए आ और आ, फिर तालु से याद रखना है ई और ई, फिर और आगे जाना है आपको ओष्ठ पे, और ओष्ठ पे निकलते हैं उ और उ। तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक के, इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल सकते हो कि उच्चारण इनका कहां से होता है। अब फिर आपने क्या करना है, कंठ ये आपका हो गया, ठीक है, गला का मतलब यहाँ पे कंठ है, ठीक है, कंठ, कंठ गले से निकलता है ना, इसका मतलब गले से क्या निकल रहा है, या कंठ से निकल रहे हैं आ और आ। अब देखो कंठ्या और तालव्य, तो कंठ्या और तालव्य से निकलते हैं ए, आई। फिर आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पे जोड़ देना है ए और आई, और फिर ऊपर बढ़ाना है ओ और औ। तो यहाँ पे देखो कंठ्या और तालव्य से ए, आई, और कंठोष्ठ्या मतलब फिर आपको कंठ और उष्ट से क्या निकल रहे दोस्तों, ओ, औ निकल रहे हैं। इस प्रकार से आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो ये स्वरों का वर्गीकरण है, यानी स्वर कौन से स्थान से उनका उच्चारण होता है,
कंठ से, तालव्य से, ओष्ठ से, कंठ से और कंठोष्ठ, सॉरी कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ से किस किस स्वरों का उच्चारण होता है, ये आप यहां से दोस्तों नोट कर सकते हैं। अब आता है हवा निकलने के आधार पर, यानी नाक से हवा निकलती है या मुंह से हवा निकलती है, उस आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। तो निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, तो आ ई लगभग जो सभी स्वर हैं उन वो क्या है, निर्नुनासिक है। उनकी जो उच्चारण होता है उनका, वो उस समय हवा कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है। लेकिन अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जब इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है या बिंदु लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक के साथ साथ निकलती है, ठीक है, हवा से भी साथ साथ निकलती है और नाक से भी साथ साथ निकलती है, आ ई उ ए आई ओ, इस प्रकार से आपको इनका उच्चारण भी करना है। जब आप उच्चारण करते हो तो फिर आपको समझने में बड़ी ही आसानी होती है। इसमें देखो एक और चीज आपको ध्यान देनी है, यदि किसी के सिरोरेख पर क्या है, मात्रा लगी है, जैसे ये है ना, यहाँ पे इसमें मात्रा नहीं लगी थी, जो ये वाला ए है, तो यहाँ पे लग गया ये बिंदु, चंद्र बिंदु। लेकिन अगर सिरोरेख पे मात्रा है तो तब दोस्तों चंद्र बिंदु आपको नहीं लगाना है, ये गलत हो जाता है। इसका जो सही रूप है ये है, तब सिर्फ बिंदु लगेगा, तब चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। चंद्र बिंदु कब लगता है, जब सिरोरेख के ऊपर क्या है, नहीं है दोस्तों, मात्रा नहीं है। यहां तक आप दे सकते हो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन इनके आगे क्या लगा है दोस्तों, सिर्फ बिंदु लगा है, क्योंकि उनके सिरोरेख के ऊपर क्या है दोस्तों, मात्रा है। यहाँ पे लिखा भी गया है, यहां से आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि सिरोरेख के ऊपर कोई मात्रा लगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे इन तीनों में हो रखा है। तो इनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों अयोग वाह स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि अयोग वाह स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अनुस्वर, इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे अंग, और विसर्ग जिसको अह कहते हैं। तो अनुस्वर और विसर्ग ये दो क्या है दोस्तों, अयोग वाह स्वर है। तो स्वरों के बारे में इतना सारा आपको यहाँ पे नोट करना है, इतनी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको ये याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस माध्यम से आपको यहाँ पे याद करना बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन, जैसे आप सभी जानते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजनों की कुल संख्या है 39, और मूलतः व्यंजन है वो है दोस्तों 33 मूल व्यंजन है। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण समझेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ये मूल व्यंजन इतने क्यों हैं और कुल व्यंजन इतने क्यों थे, 39 क्यों थे, और मूल व्यंजन घटकर 33 क्यों हो गए। तो देखो यहाँ पे जो स्पर्शी व्यंजन आता है, व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो पहले आते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन एक कुल होते हैं 25। स्पर्शी का मतलब होता है कि जो किसी न किसी भाग को, देखो ध्वनि कहां से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, तो मुंह के किसी न किसी भाग को जो स्पर्श कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल 25 स्पर्शी व्यंजन है। अब देखो स्पर्शी व्यंजनों को भी यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर, इनका उच्चारण कौन से स्थान से होता है इस आधार पर बांटा गया है। तो कवर्ग, कवर्ग में का, खा, गा, घा, गा, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ये कंठ से निकलते हैं, गले से निकलते हैं, तो कवर्ग हो गया कंठ से। कहां से, आपको कंठ ध्यान रखना सीधे, ठीक है। चवर्ग, अब देखो इनका अगर आप उच्चारण भी करते हो, स्वयं आपको उच्चारण करके देखना है और आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सच में ही, मतलब आप अगर समझने का प्रयास करोगे, स्वयं आपने उच्चारण करना है, आपका बड़ा ही समझना, मतलब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको स्वयं उच्चारण करके देखना है। चवर्ग, चा, छा, जा, झा, या, इनका उच्चारण कीजिए तो ये निकल रहे हैं तालव्य, यानी तालु से। चा, छा, देखो अब जब आप चा और छा कहते हो तो आपकी जो जीवा है वो ऊपर तालु पर क्या करती है, टच करती है। तो चा, छा, जा, झा, या, ये तालव्य हो गए। तालव्य से, तालु से इनका उच्चारण स्थान है। टवर्ग, तो टा, ठा, डा, ढाणा, जीभ क्या हो रही है, मुड़ रही है, टा, ठा, डा, ढाणा। और जो आपका क्या है, जो तालु है, आप महसूस कर रहे होंगे तालु के अंदर जो एक झुकाव है, वहां पे जीभ क्या करती है, मुड़ जाती है उधर के लिए, ठीक है। टा, ठा,
तो कुल मिलाकर जीव मुड़ रही है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान रखना है कि मूर्धन्य, तो मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा भाग से जिसका उच्चारण होता है, मुड़े हुए भाग से, तालु के मूर्धा भाग से जिसका उच्चारण होता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं टवर्ग, और टवर्ग में टा ठा डा डा ण आता है। टवर्ग, तो ता था दा धा ना, कहां पे टच कर रहा है ये कर रहे हैं दांत पे, ता था दा धा ना, ठीक है, ऊपर वाले दांत पे, तो इन्हें कहा जाता है दंत्या। और पवर्ग, तो पा फा वा भा वा, ये सारे के सारे ओष्ठ्य हैं, यानी ये ओंठों का प्रयोग हो रहा है, इसमें उच्चारण कहां से हो रहा है, ओंठों से। इसमें कौन सा हमारा अंग यहाँ पे उसमें सहयोग कर रहे हैं, ओंठ वहां पे सहयोग कर रहे हैं इसके उच्चारण में, तो पवर्ग हो जाएगा यहाँ पे ओष्ठ्य। तो उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन स्पर्शी व्यंजनों को भी यहाँ पे बांटा गया है घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। तो देखो घोषत्व क्या होता है, घोषत्व के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अघोष और घोष। अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्पर्शी व्यंजनों की बात करेंगे, और आगे जो भी व्यंजन आएंगे उनको भी हम आपको बताएंगे कि वो अघोष हैं कि घोष हैं, ठीक है। तो जो अघोष हैं, अघोष ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो। जैसे उदाहरण है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। देखो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, अघोष है, जिनपे मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो आप उच्चारण कीजिए, का खा, कोई मतलब घर्षण हो रहा है क्या स्वर तंत्रों में, कोई घर्षण नहीं हो रहा है, कोई जोर नहीं पड़ रहा है, स्वर तंत्रों में कंपन नहीं हो रहा है। चा छा, कोई कंपन नहीं हो रहा है। टा ठा, लेकिन अब देखो, अब हम पढ़ते हैं, अब हम उच्चारण करते हैं, गा घा गा, क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है स्वर तंत्रों में। जा झा या, कंपन हो रहा है स्वर तंत्रों में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो क्या है दोस्तों व्यंजन है, वो क्या होता है, वो अघोष होता है। जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं ऊपर से भी इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये क्या है आपके, ये सघोष है दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में क्या होता है, कंपन होता है। समझ गए आप। तो अघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जबकि सघोष क्या है या घोष कौन कौन से व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है। अब देखो प्राणत्व के आधार पर, तो एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब कम प्राण यहाँ पे निकल रहे हैं, कम हवा निकल रही है जिनके उच्चारण में, प्राण यानी हवा, तो जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, आप देखो यहाँ पे हवा की बात करते हैं, इसको थोड़ा एक बार में इनको जो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है इनको मिटा देता हूं एक बार, ताकि आपको समझने का यहाँ पे समझा सको एक बार फिर से अंडरलाइन करके। तो देखो हम कवर की बात करते हैं, ठीक है, फिर आप सारे उनको समझ जाओगे अपने आप। प्राणोक्ति की बात उसकी बात कर रहे हैं ना, अभी किसकी बात कर रहे थे, अल्प प्राण। हाँ, तो जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, कम प्राण निकलती है, ठीक है, तो का खा में ज्यादा हवा निकलती है, फिर गा और घा और गा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन है दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, उसमें कम हवा निकल रही है, इसका मतलब वो क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जबकि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है, जो वर्ण होता है, उसे कहा जाता है महाप्राण। देखो खा घा, उसी प्रकार उच्चारण करके देखो इसमें, ठीक है, च छा ज झा और या, ठीक है, तो छा और झा में ज्यादा यहाँ पे हवा निकली, उसी प्रकार ठा और ढा में ज्यादा हवा निकलती है। तो दूसरा और चौथा क्या होता है, वो महाप्राण कहलाता है, और पहला, तीसरा और पंचम व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। तो ये तो हो गए स्पर्शी व्यंजनों को, हमने यहाँ पे जो 25 व्यंजन है, कौन कौन से घोष हैं, कौन कौन से सघोष हैं, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, ये हमने आपको बता दिया है और उनका उच्चारण स्थान भी बता दिया है। अब आते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन हो गए 25 और 4 होते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, या र ल व। अब देखो जो या र ल व ये क्या है आपके, ये सघोष होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो चारों ये व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन या र ल व, ये क्या है दोस्तों, सघोष है। और साथ ही साथ ये क्या है, अल्प प्राण है। अब देखो सघोष मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे सघोष यानी जिससे क्या हो रहा है, स्वर तंत्रों में कंपन होता है। तो जब आप या और या रा लावा का उच्चारण करते हैं तो आपने देखोगा स्वर तंत्रों में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, या रा लावा, ठीक है, मतलब काफी जोर से ये निकल रहे हैं। लेकिन हम इनको ऐसे नहीं उच्चारण, ऐसा नहीं करते हम कि या रा लावा, जोर से नहीं करते हम इनका उच्चारण। इनका उच्चारण हम हल्की प्राण से करते हैं, हल्की वायु से करते हैं, तो इसलिए इनको अल्प प्राण कहा गया है।
लेकिन इनके जब हम इनका उच्चारण करते हैं या रा लावा का, तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इनको सघोष कहा जाता है दोस्तों। तो या रा लावा कैसे हैं, सघोष हैं, और साथ ही साथ अल्प प्राण भी है। अब देखो या रा लावा को भी फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, या वा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट कीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर या और वा को लुंठित। अब देखो रा को लुंठित क्यों कहा जा रहा है, जैसे आप रा का उच्चारण करते हैं रा, तो रा एकदम से जीवा ऊपर जाती है और फिर नीचे लुढ़क जाती है, तो लुढ़क रही है, मतलब रा क्या है यहाँ पे लुंठित हो गया। और ला, जब आप ला का उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर तालु में जाती है और जो हवा होती है वो पार्श्व से निकल जाती है इसके, मतलब इसका ऐसा बन जाता है जीवा उस टाइम ला। आप मतलब स्वयं अनुभव करके देखिए, तो ला इस प्रकार से जीवा ऊपर किसपे, तालु पे संपर्क कर रही है, और जो वायु है वो यहां से निकल जा रही है ला के पार्श्व से। तो ला आपको इस प्रकार से याद रखना है कि ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। रा को कहते हैं दोस्तों लुंठित व्यंजन। और अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, या और वा को कहते हैं अर्ध स्वर। और इन चारों को क्या कहा जाता है, तो अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है इन चारों को। और ये चारों क्या है, सघोष और अल्प प्राण है। तो जिस भी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से आपको वहां पे देखना है। मैं आपको हर चीज यहाँ पे, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ और काफी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा यहाँ पे व्यंजन है, तीसरा प्रकार है व्यंजनों का, वो है ऊष्म संघर्षी। देखो 25 4 कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है। और 4 ये आगे दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएंगे 33, और यहीं तक है ये मूल व्यंजन। बाकी जो फिर 4 आएंगे और जो भी अन्य आएंगे वो क्या होंगे, फिर वो अन्य होंगे, टोटल फिर 39 हो जाएंगे। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम इनको कहते हैं। ये भी 4 हैं, सा और हा। अभी ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में घर्षण या आप रगड़ कह सकते हैं, या ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, ऊष्म व्यंजन इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा का मतलब गर्मी। और ऊष्मा कब उत्पन्न होती है, जब संघर्ष होता है। तो यानी इन्हें हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन इसीलिए कहते हैं दोस्तों। सा, देखो आप उच्चारण कीजिए सा, ठीक है। तो मतलब काफी तेजी से निकल रहा है और एक ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, एक घर्षण टाइप का हो रहा है। उसी प्रकार सा और हा। लेकिन देखो ये सा भी, ये तालव्य सा है, ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य सा, और ये आपका हो जाएगा दंत्य सा, ठीक है। ये सा भी 3 अलग अलग टाइप के हैं। उच्चारण के दृष्टि से कहां से इनका उच्चारण होता है, तो ये इसका तालु से होता है। ये आपका क्या हो गया, मूर्धन्य, और यह आपका हो गया दंत सा, और एक हो गया हा। तो ये हा, ये चारों क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है, जिनके उच्चारण में मुख में घर्षण, ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। कुल ये 4 होते हैं। कितने हैं, 4। अब देखो यहाँ पे जो ये 3 है, सा, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों है अघोष। अघोष है, साथ ही साथ क्या है, महाप्राण है। महाप्राण सा, लेकिन हम हा का उच्चारण हम हल्के से करते हैं हा, तो हा क्या है आपका अल्प प्राण हो जाएगा। और साथ ही साथ हा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये सघोष भी है। समझ गए। तो ये 3 अघोष हैं, घोषत्व के आधार पर ये 3 अघोष हैं, और हा हो गया सघोष। और प्राणत्व के आधार पर हा हो गया आपका अल्प प्राण, और ये 3 हो गए दोस्तों महाप्राण। इनको आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपको जिस प्रकार से, मतलब जो आप लिख सकते हैं उसको लिखिए, नोट कीजिए, और फिर आप स्वयं उसको अपने नोट्स में वहां पे बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां तक अब देखो 25 4 29 और 4 हो गए 33, ये हो गए मूल व्यंजन। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन, जो मूल व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों से मिलाकर ही बने हैं, तो इसलिए इनको ये मूल व्यंजन में इसीलिए नहीं आते हैं ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों टोटल 4। कितने हैं संयुक्त व्यंजन, टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं, अच्छा, तर्रा, ज्ञा और सरा। तो जो अच्छा बना है ये का और सा से मिलकर बना है। अब देखो कई बार सीधे एग्जाम में पता है क्या पूछता है, का और सा, और एक ऑप्शन आता है का और सा। तो इसमें सही कौन है, कई लोग इसको सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो का है ये आपका व्यंजन नहीं है, इसके पीछे क्या है, आ का उच्चारण हो रखा है। लेकिन जो ये का है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, आपका व्यंजन है। क्योंकि व्यंजन को जब भी हम लिखते हैं, अगर सिंगल में लिखना है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसके नीचे ये लगता है, ये हलंत लगता है, ठीक है।
तो ये आपको बिल्कुल नोट करना है। कई बार एग्जाम में वो का प्लस सा दे देते हैं और आप इसको कर देते हैं सही, ये बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा दोस्तों। आपको ये हलंत होना चाहिए नीचे, त्रा, ता और रा। और जो ज्ञा होता है वो जा और या को मिलकर बनता है, और जो सरा होता है वो सा और रा को मिलकर दोस्तों बनता है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। आप डेफिनेशन भी, परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों 4। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस किस से बना है। जैसे अच्छा किससे बना है, तर्रा किससे बना है मिलकर, ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा और या से, और सरा किससे मिलकर बना है, सा और रा से। कौन से सा से? तालव्य सा से। ठीक है, कहीं आप वहां पे ये सा लगा रहे हो या ये वाला सा लगा रहे हो, सरा ये तालव्य सा वाला, ये वाला सा। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 5वां है उच्छिप्त व्यंजन, या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और ये कुल 2 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? ड़ा और ढ़ा। अब जो आपका ड़ा है ये सघोष है और अल्प प्राण है, जबकि जो ढा है ये भी सघोष है, लेकिन ये कैसा है? महाप्राण है। तो मैंने उच्चारण कैसे करते हैं? ड़ा और ढा। ठीक है, ड़ा अब उच्चारण करके देखिए, ड़ा कम प्राण निकल रहा है, कम वायु निकल रही है, ढा ज्यादा वायु निकल रही है, तो ये हो गया आपका महाप्राण। तो यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था। अब आगे हम बात करेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, ये हमने वैसे ऊपर आपको बता दिया है, लेकिन एक ही साथ हम इसको संकलित कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। वैसे इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। ऐसे ग्रुप का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ्या ये गले से निकलते हैं, जो भी आ मैंने आपको स्वर में बता दिया। ठीक है, ये पहले बता दिया मैंने। अह भी क्या है? इसका उच्चारण भी कंठ से होता है, और क वर्ग सारा कंठ से निकलता है। और हा का उच्चारण भी कहां से होता है दोस्तों? कंठ या गले से होता है। तालव्य में कौन आते हैं? ई। और च वर्ग कंप्लीट ये आपका तालु से निकलते हैं, तालव्य से इसका उच्चारण होता है। और या और सा इसका उच्चारण भी तालु से होता है। मूर्धा भाग से या तालु के मूर्धा भाग से, यानी मुड़े हुए भाग से आप कह सकते हैं, री का उच्चारण होता है। टवर्ग हो गया आपका, और सा, इनका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा भाग से होता है। दंत से होता है तवर्ग का और सा का उच्चारण। देखो ये दंत सा है। ठीक है, सा का उच्चारण 3 प्रकार से होता है। ये वाला जो सा है इसका उच्चारण तालु से होता है, मैंने लिखा है ऊपर। फिर ये वाला जो सा है इसका मूर्धा, ये मूर्धन्य सा है, और ये आपका हो जाएगा दंत सा। बचपन में आप पढ़ते भी होंगे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, और फिर हा। इस हिसाब से जिसने बचपन में पढ़ा होगा उसको अभी भी ये याद होंगे। उसके बाद ओष्ठ, यानी ओठों से जिनका उच्चारण होता है, उ और उ। और व्यंजन में पवर्ग, ये कंप्लीट ओठों से इसका उच्चारण होता है। दंतमूल, रा और ला, इनका उच्चारण दंत के मूल से होता है, मूल भाग से। रा और ला, आपने देखा होगा जीवा कहां पे स्पर्श कर रही है? दंत के मूल भाग से, ऊपरी दंत के मूल भाग से। दंतोष्ठ, जिसके बोलने में दंत और ओंठों का दोनों का प्रयोग हो रहा है, निचले होंठ और ऊपर के दांतों से ये इनका उच्चारण होता है। तो ये होते हैं वा और फा। ठीक है, ये फा नहीं है, ये फा नहीं है, ये है फा। इसको हम उच्चारण करते हैं फा। ठीक है, तो निचले ओंठों और ऊपर के दांतों को आप मिला के आपने फा का उच्चारण करना है, तो फिर इसका उच्चारण होगा फा। ठीक है, एक होता है फा और एक होता है फा। ठीक है, कंठ तालव्य, जो कंठ और तालु के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है, ए और ऐ। आपको पहले ही मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको स्वरों का उच्चारण स्थान नोट करना है। फिर कंठ ओष्ठ से और ओ का। और नासिक्या, हाँ, जो जितने भी देखो प्रत्येक आपका जो वर्ग है ना, व्यंजनों का वर्ग, उसका जो पंचमा अक्षर होता है, पंचम अक्षर यानी 5वां अक्षर, वो नासिक होता है। या नासिक क्या होता है? वो नाक से हवा निकलती है। अंग, ये तो खैर वो है। ठीक है, ये अंग स्वर है, इसको अलग रखो। गा ये कवर का है, या चवर का है, ड़ा है आपका टवर का, ना है आपका तवर का, और मा है आपका पवर का। तो गा, या, णा, नामा, ये 5 अक्षर हैं, इनको पंचम अक्षर भी कहते हैं। और ये नासिक या नासिक व्यंजन भी इनको कहते हैं। पंचम वर्ण देखो, ठीक है, 5 वर्णों के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है। गा, या, णा, नामा। और यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी यहाँ पे बताया गया है। देखो ये मूर्धा भाग से है। ठीक है, ये है मूर्धा भाग। तालु का जो गहरा भाग होता है, मुड़ा हुआ भाग, ये आपका तालु हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कंठ हो गया, कंठ गला ना, ये कंठ तालु, ये है कंठ। ठीक है, कंठ ही हो गया गला। हाँ ठीक है, तो इस हिसाब से ओष्ठ देखो यहाँ पे, ओष्ठ प्लस कंठ, कंठ से भी निकल रहा है, ओष्ठ से भी निकल रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं, या ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा।
तो ये दोस्तों हो गए यहाँ पे जो वर्णमाला संबंधी टॉपिक था, स्वर और व्यंजन दोनों हमने आज कंप्लीट कराए, स्वर भी कंप्लीट कराए इसी में और व्यंजन भी इसी में कवर करा दिया है। और इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है दोस्तों। अगर आप जितना मैंने आपको ये बता रखा है ये सारा आपने नोट्स कर लिया है, नोट्स बना लिया और अच्छे से रिविजन कर लिया है, और इसके एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे कुछ दिनों में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।